साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अक्सर आपने हमारे मुंह से ये सुना है कि किसी किसी टॉपिक पर हम कभी जो जानकारी मुहैया कराएंगे वह जानकारी किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी फेसबुक प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगी। आज का वीडियो भी यकीन मान के चलिए वही है। वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन एक बात कह दूं कि आने वाले 2 दिन हमारा और कोई वीडियो पोस्ट होने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो का एक एक शब्द आप ध्यान से सुने, समझे और जो कह रहा हूं उसका कंपैरिजन करें। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है, चाहे वो लोन सिक्योर्ड लोन हो, चाहे वो लोन अनसिक्योर्ड लोन हो, चाहे वो लोन केसीसी लोन ही क्यों ना हो, उस व्यक्ति पर क्या गुजरती है ये उस व्यक्ति से भला, उस व्यक्ति से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है। या समझ सकता है वो व्यक्ति जो कि किसी लोन डिफॉल्ट के दलदल में धंसा हुआ है। साथियों, आज इस वीडियो में कुछ बातें आपको यूनिक मिलेगी जो आप सुनेंगे वीडियो पूरा बिना स्किप किए तो हर चीज आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। पहली बात करते हैं। पहली बात, सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि आपका सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन। यानी कि अनसिक्योर्ड लोन में जितनी भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वह सारी कानूनी कार्रवाइयाँ सिक्योर्ड लोन में भी होती है। लेकिन सिक्योर्ड लोन में जहाँ प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, होम लोन है, लैप लोन है, कंस्ट्रक्शन लोन है, यानी कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक के पास मॉर्गेज रखे हुए हैं, वहाँ पर उन बैंकों को और एनबीएफसी को एक पावर मिलता है सरफेसी एक्ट। और चूंकि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत उस व्यक्ति को जरूरत पड़ती है अपने क्षेत्र की डीआरटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में अप्रोच करने की और अपने जिले में डीएम ऑफिस जाने की। यही कारण है कि हम सरफेसी एक्ट पर अपनी कोई बात नहीं रखते हैं। कोई व्यक्ति हमको 13(2) का नोटिस भेज दे, हम 13(2) का नोटिस का जवाब भी दे दें, लेकिन हमें मालूम है कि अगली प्रक्रिया जो होगी उसके लिए उसको वहां पर लोकल एडवोकेट से कंसल्ट करना पड़ेगा। बाकी यदि आपका कार लोन है तो कार लोन में कोई सरफेसी एक्ट नहीं होना है। कार लोन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये मान के चलिए, मैक्स टू मैक्स ये आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करते हैं या चेक बाउंस में 138 की कार्रवाई करते हैं। तो कार के अंदर भी सारी जो कार्रवाइयाँ है वही कार्रवाइयाँ है जो कि अनसिक्योर्ड लोन में होती है। अब साथियों, इस वीडियो में पहले कह रहा हूं मैं, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। अब आप इस वीडियो को सिक्योर्ड लोन के लिए भी माने और अनसिक्योर्ड लोन के लिए भी माने, लेकिन सिक्योर्ड लोन में सरफेसी एक्ट बीच में आ रहा है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी हर जगह वही चीज रहेगी जो कि अनसिक्योर्ड लोन में है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट कर गए, आपके मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, हजार बुरे तनाव आ रहे हैं, तो एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, किसी तुर्रम खान से डरने की जरूरत नहीं है और अपनी जिंदगी को त्यागने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि जब आपके रहते हुए अगर आपके बच्चे और आपका परिवार परेशान है, अगर आप नहीं रहे तो कल आपके परिवार का क्या होगा। इसीलिए यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं, चाहे वह कार लोन भी शामिल हो उसमें, ऐसी स्थिति में आप कंपनी को प्रायर नोटिस दे सकते हैं।
प्रायर नोटिस कब तक दे सकते हैं? मान लीजिए आपका जो लोन डिफॉल्ट है वो लोन डिफॉल्ट होने वाला है, हुआ नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि अगले माह से मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, या फिर आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, 6-7 महीने भी हो गए, तो भी आप प्रायर नोटिस दे सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर प्रायर नोटिस में हम डिमांड क्या करें? वैसे तो हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे जो भी आज कंटेंट बता रहा हूं वो सारा कंटेंट मौजूद है, सारे ड्राफ्ट मौजूद है, आप वहां विजिट कर सकते हैं। प्रायर नोटिस जो होता है, किन परिस्थितियों के कारण आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, आप लोन रिस्ट्रक्चर की डिमांड करते हैं, लोन मॉरेटोरियम की डिमांड करते हैं, और आपको कई यूट्यूब चैनल पे यह बताया जाता है कि कंपनी आपका लोन डिफॉल्ट जो होगा उसका मॉरेटोरियम कर लेगी, रिस्ट्रक्चर कर लेगी। मैं आज कहता हूं, आप जैसे ही नोटिस दोगे, आपके नोटिस में कितने भी कंटेंट लिखे हो, कंपनी का एक फिक्स रिप्लाई आएगा कि मॉरेटोरियम देना और रिस्ट्रक्चर देना हमारे लिए संभव नहीं है, आपके बाकी कंटेंट को वो लेट गो कर देगी, ये जवाब आएगा। लेकिन यदि आप प्रायर नोटिस भेजते हैं तो उसमें आप आने वाली कानूनी प्रक्रियाओं में अपना पक्ष रख सकते हैं, और प्रायर नोटिस विधिक आधार पर होना चाहिए। प्रायर नोटिस कैसे बनता है, हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे पोस्ट है। अब बात कर रहा हूं कि प्रायर नोटिस एक प्री लिटिगेशन नोटिस होता है, यानी कि कोई वकील हायर करने की जरूरत नहीं है। आप कई लोग कहते होंगे सर कई यूट्यूब चैनल पे ये कहा जाता है कि प्रायर नोटिस हम भेज देंगे, प्रायर नोटिस एडवोकेट लेटर हेड पे होना चाहिए, सील लगी होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। प्रायर नोटिस हमारे 7,500 लोन सेटलमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि प्रायर नोटिस खुद के नाम से जाना चाहिए। दूसरी बात, प्रायर नोटिस कभी भी मेल नहीं करना चाहिए। कई जगह आपको सजेशन दे दिया जाता है कि प्रायर नोटिस आप मेल कर दीजिए, इसके दुष्परिणाम है और कोई सुखद लाभ उसका प्राप्त नहीं होगा। प्रायर नोटिस आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के बाद ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालिए। प्रायर नोटिस भेजने के बाद कंपनी का क्या रिप्लाई आता है, नहीं रिप्लाई आता है, वो बात अलग की रही, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रायर नोटिस में आप उन तमाम कानूनी कार्रवाइयों का जिक्र जरूर करें जो कानूनी कार्रवाइयां बैंक द्वारा की जाती है, उनका बचाव लेना आपको अति आवश्यक है। साथ में रिकवरी एजेंट का मैटर भी आपको अंदर डालना ही डालना है। प्रायर नोटिस में आपको कोई सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वह एक सामान्य रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है। प्रायर नोटिस आपने भेज दिया, प्रायर नोटिस भेजने के बाद आपको एक इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट बनाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से रिकवरी एजेंट पोस्टमार्टम करते हैं, परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं लोन डिफॉल्टर्स को। अब आप जो इंटीमेशन लेटर बनाते हैं ना, उस इंटीमेशन लेटर में आरबीआई की गाइडलाइन तो होनी ही चाहिए, साथ में ट्राई साइबर जो लॉ होता है, साइबर लॉ यानी कि आईटी एक्ट, इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सारे टर्म एंड कंडीशन को मेंशन करना चाहिए इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट में, और 2 कॉपी के अंदर दिया जाता है रिकवरी एजेंट को। आज तक कोई रिकवरी एजेंट साइन नहीं कर पाया। और ये जो इंटीमेशन लेटर होता है ना, वह न केवल रिकवरी एजेंट के लिए होता है, अभी तो कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए भी होता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर अपना प्रायर नोटिस भेजते हैं तो यकीन मान के चलना कि आपका प्रायर नोटिस समस्त कानूनी कार्रवाइयों का बचाव का काम करता है। क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है और जहां तक हमारे अनुभव है, आज तक किसी भी कंपनी ने प्रायर नोटिस का वर्ड टू वर्ड उत्तर दे ही नहीं पाई है, ये मान के चलना।
अगली बात पे आते हैं हम कि आप लोन रीपे नहीं कर पाते हैं ना, तो आपके शरीर के टोटल 4 दिशाएं होती है। एक आगे का भाग पूर्व, पीछे पश्चिम, साइड में उत्तर, एक तरफ दक्षिण। अब यदि आप लोन डिफॉल्ट कर गए हैं तो आपको 4 तरीके से नहीं अपितु सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, BNS 316, 318, आर्बिट्रेशन, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट और ऊपर से रिकवरी कॉल हरेसमेंट। दिशाएं 4 होती है, लेकिन आपको 6 तरीके से प्रेशर मेंटेन किया जाता है। अब यहां पर जब आपको इतनी सारी परेशानी हो, रिकवरी कॉल और रिकवरी एजेंट हरेसमेंट करें, इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि एक दिन 24 घंटे बैठकर हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल के फेसबुक पेज पे जितने भी साथी हमारे पोस्टमार्टम करते हैं ना, उनके सारे वीडियो आप देख लीजिए। आपके मन में एक सवाल भी नहीं आएगा कि अब मुझे कैसे बात करनी है। रही बात BNS 316, 318 की और सेक्शन 25 की, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ साथी YouTube पर यहाँ पर NBFC कंपनियों को सही ठहराते हैं कि कंपनियों ने आपके साथ एग्रीमेंट किया है, वो जहां चाहे आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकती है। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि लॉ से आगे कंपनी के एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट क्या होता है? भारतीय संविधान अधिनियम जो बना हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या उससे ऊपर इन बैंकों का एग्रीमेंट है? सेक्शन 25 के लिए कानून है, क्या उस कानून से बढ़कर इनका एग्रीमेंट है? बताइए मुझे आप। अब BNS 316, 318 अमानत में खयानत। अब यहां पर जिस राशि को ब्याज पे दिया है, ब्याज कमा रहे हैं, वहां अमानत कौन सी हुई? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो भी क्लियर हो गया। अब धोखाधड़ी कैसे हुई? अब किसी व्यक्ति ने यदि लोन लिया है और उसने 4 EMI भरी है, 6 EMI भरी है, इससे पहले दूसरी बैंकों से लोन लिया है, उनके लोन को पे किया है, तो धोखाधड़ी कहां से हो गई? इसके बाद हमारे कई यूट्यूबर साथी कहते हैं कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो जज साहब पूछेंगे, इतनी मोटी फाइल है, आपको इतने नोटिस दिए गए, आपने किसी नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया? आपने किसी नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया? अरे हमारा प्रायर नोटिस ही इतना भारी है जिसका जवाब ये कंपनियां दे ही नहीं पाई। हमारा वो नोटिस आज भी स्टैंड है, तो हमें किसी और नोटिस के जवाब की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और कह दूं मैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई जज साहब ये नहीं पूछते हैं कि आपको ये नोटिस मिला, आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। ऐसा यदि कोई कहता है तो मैं खुले रूप से कहता हूं कि उन्हें कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। साथियों, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर सेक्शन 25 का केस फाइल हुआ है तो केवल उसमें सेक्शन 25 का नोटिस ही लगेगा। अगर 138 NI एक्ट की कार्रवाई हुई है तो केवल 138 NI एक्ट का डिमांड नोटिस ही लगेगा। यदि क्रिमिनल कंप्लेंट की कार्रवाई हुई है तो केवल क्रिमिनल कंप्लेंट का ही नोटिस लगेगा। और यदि आपने प्रायर नोटिस दिया है तो ऐसी स्थिति में आप लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई साथियों का लोन डिफॉल्ट हुए लंबा समय हो चुका है। अब लंबा समय हो चुका है तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें रहती है कि सर हम जो है प्रायर नोटिस हमने दिया नहीं। अब प्रायर नोटिस हमने दिया नहीं तो ऐसी स्थिति में हम करें क्या? तो साथियों, जिन साथियों ने प्रायर नोटिस नहीं दिया है, लोन रिकॉल नोटिस और लोन डिमांड नोटिस
आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस का जवाब प्रायर नोटिस की बेस पे दे दीजिए। अगर आपने प्रायर नोटिस की बेस पे लोन रिकॉल नोटिस और लोन डिमांड नोटिस का जवाब दे दिया तो यकीन मान के चलिए ये आपका सबसे बड़ा बचाव करेगा। ये अब सेक्शन 25 हो, 138 हो या BNS 316, 318, जिन जिन कोर्टों के नाम से डराया जाता है, मुझे 4 जजमेंट बता दीजिए कि किसी व्यक्ति को सजा हुई है। कारण है कोर्ट पूरी अपॉर्चुनिटी देती है आपको आपकी बात सुनने के लिए, तो तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। चाहे सेक्शन 25 हो, 138 हो, 316, 318 हो। और यदि आपने बीच में मैंने सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट बताया था और साथ में एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट बताया था, यदि आपको वो वीडियो याद है तो अच्छी तरह याद कर लीजिए कि यदि आपने सेक्शन 25 नोटिस का जवाब दिया है, यदि आपने 138 का जवाब दिया है और उसके साथ में यदि आपने प्रायर नोटिस दिया हुआ है, तो यकीन मान के चलिए साथियों, यकीन मान के चलिए कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर आप एप्लीकेशन लगा के आप कोर्ट से उस केस को उड़ा सकते हैं। कोर्ट उस केस को खारिज करेगा प्री कॉग्निजेंस पे। यदि आपने प्रायर नोटिस तरीके से दिया है, आपने सेक्शन 25 का रिप्लाई दिया है, आपने 138 का रिप्लाई दिया है, आपने क्रिमिनल कंप्लेंट का रिप्लाई दिया है, तो प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर ही उस केस को उड़ाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपके पास डाक से भेजे हुए नोटिस की कॉपी, उसकी डाक रसीदें और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट होनी चाहिए। सेक्शन 25, 138 क्रिमिनल कंप्लेंट जितने भी आपने रिप्लाई दिए हैं, उन सारे के सारे नोटिस की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। और साथियों एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपके खिलाफ सेक्शन 25, 138 NI एक्ट आर्बिट्रेशन की कार्रवाई चल रही है, क्रिमिनल कंप्लेंट की कार्रवाई चल रही है और रिकवरी एजेंट यदि आपके घर पे आ रहे हैं, तो आपको अपने मोबाइल को उठाना है और रिकॉर्डिंग में पूछना है कि आपको पता है कि आपकी कंपनी ने मेरे खिलाफ लीगल कार्रवाई कर रखी है। अगर लीगल कार्रवाई कर रखी है तो आपको रिकवरी करने का कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है। खुल के बोलिए आप, क्योंकि ये आपका अधिकार है जो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई शुरू हो गई है, लीगल कार्रवाई का मतलब है कि या तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो गई या कोर्ट में कोई केस फाइल हो गया, उस समय अगर आप राशि का भुगतान करते हैं तो यह केवल और केवल आपकी बेवकूफ़ी ही कही जाएगी। या तो लोन का टोटल पेमेंट कर दो, फोरक्लोजर कर दो, या सेटलमेंट कर दो, या फिर कोर्ट केस है तो फिर आपको बीच में पेमेंट करके ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि वो केस उठा लेंगे। ये ध्यान रखिए, सेक्शन 25 की पहली हियरिंग में जाकर आप चाहो तो पेमेंट जमा करा दो, केस खत्म। और बाकी नियमों की, कानूनों की धज्जियां कंपनी वाले कैसे उड़ाते जा रहे हैं पूछो मत। और एक चीज जिसमें तो 99% बेईमानी है और वो है आर्बिट्रेशन। आपने सुना होगा एक कंपनी वाले अपनी लीगल टीम के साथ और पुलिस को लेकर पहुंच गए हमारे साथी के यहाँ सामान उठाने के लिए। बंदे ने रिप्लाई भी नहीं दिया था आर्बिट्रेशन का। हमने कितने ही प्यार से पुलिस वालों से बात की, वकील साहब से बात की और उनको बताया कि कंप्लेंट हो जाएगी तो मामला भारी पड़ जाएगा, निकल जाइए, इसी में आपकी भलाई है। लेकिन इसके बावजूद हमको दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि वो छोटी छोटी बातें जो हमारे चैनल के माध्यम से बताते हैं, आप उन्हीं चीजों को पूछते रहते हो। बात यदि करें हम आर्बिट्रेशन की, तो आर्बिट्रेशन जैसा फर्जीवाड़ा इस दुनिया में नहीं है जो इंडिया के अंदर हो रहा है। टेक्स्ट मैसेज में लिंक भेजते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, मेल भेजते हैं, उसमें भी लिंक भेजते हैं। कुछ आर्बिट्रेटर तो पता लिखते हैं अंतरिक्ष मॉल और आगे का पता मालूम ही नहीं।
कुछ आर्बिट्रेटर ऐसे नियुक्त है जिनका केवल नाम है, सरनेम भी उनके माँ बाप ने रखा नहीं। सोचने की बात आ जाती है, उनका पता भी अंकित नहीं है। ऐसे फर्जी तरीकों से जो आर्बिट्रेशन होता है ना, 1 2 3 4 4 बार रिप्लाई दिया, घर का चम्मच उठा के दिखाया आर्बिट्रेटर। बस एक फर्जीवाड़ा करते हैं, एक फर्जीवाड़ा। और रिकवरी एजेंट उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को लेके घूमता रहता है, हम तुम्हारे घर का सामान उठा लेंगे, सामान उठा लेंगे। कोई बच्चों का खेल समझा है क्या? और साथियों, रिकवरी एजेंट के तो हम फुल पोस्टमार्टम करते हैं। और कारण क्या है मालूम है? इन 1-2 रिकवरी एजेंट ने हमारे साथ भी ओटीपी फ्रॉड करने की कोशिश कर ली, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि जिस स्कूल में उन्होंने नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया है ना, उसके हेडमास्टर से भी ऊपर है। क्या बड़ी तकलीफ है उनको, बड़ी दिक्कत है हमसे, क्योंकि हमारे आने के बाद आज की तारीख में हर व्यक्ति रिकवरी एजेंट, फर्जी रिकवरी एजेंटों का पूरा पोस्टमार्टम करता है, पूरा पोस्टमार्टम करता है। साथियों, मैं कह दूं कि जो व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर लेना, जीवन में उसे किसी दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे एक साथी फोन करके कहते हैं कि सर मैंने एक दूसरा यूट्यूब चैनल देखा, उन्होंने कहा 20 लाख से ऊपर का लोन है तो हो जाए सावधान, होगी गिरफ्तारी। 1 घंटा गिरफ्तारी होगी, कुछ भी। अरे कम से कम आप किसी का चैनल देख रहे हो, उसका थोबड़ा देखो, उसका अनुभव देखो, उसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करो कि भाई ये प्रभु है कौन जो इतनी जानकारी दे रहे हैं। साथियों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो, जान गंवाने की जरूरत नहीं है, घंटा कुछ नहीं होता है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इस चक्कर में कई लोग जान गंवा बैठे। हमारा आपसे केवल एक और एक ही कहना है, वो ये है, अगर किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए हो ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि सर, कि रिकवरी एजेंट कहते हैं हमारी कंपनी के पास ढेरों वकील है, तुम कैसे लड़ोगे? तुम्हारे पास होगा तो एक वकील होगा। तो मुझे ऐसी स्थिति में रजनीकांत का कोई डायलॉग याद आया है, जिसमें कहते हैं कि झुंड में तो, खैर छोड़िए, अब उन बातों को नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कंपनी के पास 1000 लॉयर हो सकते हैं क्या, लेकिन आपका एक एडवोकेट सब पे भारी है, क्योंकि वह कानून का ज्ञान रखता है, वह प्रैक्टिस को जानता है, वह जानता है कौन सा नोटिस असली है और कौन सा नोटिस फर्जी है। मुझे तो दुख होता है हमारे कुछ वकील साथियों पे, जिनको 5, 10, 15, 20 हजार की सैलरी देके उनकी सीलों का दुरुपयोग किया जा रहा है। 100 रुपए के स्टाम्प पे फर्जी नोटिस बनाए जा रहे हैं और उसमें सील लगी हुई है उनकी। हर कंपनी के लिए उनकी मेल आईडी चेंज हो जाती है। अरे करना है तो ईमानदारी से काम करो ना। एक कंपनी के एडवोकेट है, एडवोकेट तो क्या पता, उन्होंने एडवोकेट तो नहीं लिखा, एक और नोबेल प्रोफेशन है जिसको सीए कहते हैं, उन्होंने वो अब नाम के साथ जोड़ रखा है। अब वो सबको नोटिस भेजते हैं, सबको नोटिस भेजते हैं सेक्शन 25 का, कभी व्हाट्सएप पे, कभी टेक्स्ट मैसेज में, कभी लिंक में। अरे दुनिया समझदार हो चुकी है, वो जानती है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस आएगा तो ही जवाब देना है। फिर भी हमारे एक साथी ने उनके एड्रेस पे भेज दिया जवाब, लिफाफा लौट के आ गया, लॉक। एक आर्बिट्रेटर साहब ऐसे जो अपने ऑफिस पे रहते ही नहीं है, एक नहीं बहुत सारे। जब रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा तो पता चला कि क्या क्या बदमाशियां हो रही है, हवा में बदमाशियां हो रही है। कुछ प्लेटफॉर्म कहूंगा मैं, प्लेटफॉर्म भी क्या कहूं मैं, दुकानें कहूंगा, कुछ दुकानें खुली है आर्बिट्रेशन के नाम की, जिन्होंने जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करते हैं लेकिन कानून सम्मत नहीं, खुद के पोर्टल बनाए, व्यक्ति उसमें लॉगिन करे। अरे हमको लॉगिन करने नहीं आता है, हमको जूम मीटिंग करने नहीं आती है,
अब तुम आम आदमी को जूम मीटिंग करने के लिए आमंत्रित करोगे और उसको कुछ आता नहीं, वो अटेंड नहीं होगा, और आपने आर्बिट्रेशन का अवार्ड कर दिया। अब ऐसे अवार्ड कहाँ चल पाएंगे, कहाँ चल पाएंगे? और ऊपर से आप रिटायर्ड जस्टिस कि आप अपने सोशल मीडिया पे, सॉरी, वेबसाइटों पे फोटो लगाते हो। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। हर कंपनी लिखती है आर्बिट्रेटर हम चूज करेंगे, आर्बिट्रेटर की भाषा हम चूज करेंगे। आर्बिट्रेटर का स्थान हम चूज करेंगे। भारत के कानून में इन चीजों को कोई मान्यता नहीं दी हुई है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2G के अंतर्गत ऐसे समस्त करार शून्य है। उनके लिख देने से कोई जुडिक्शन नहीं बन जाता। अगर किसी के लिख देने से जुडिक्शन बन जाता तो आज प्रत्येक जिले पे जितनी उपभोक्ता अदालतें खुली है ना, वो सारी बंद हो जाती। आज किसी व्यक्ति को गारंटी वारंटी इशू आता है, कंज्यूमर सेवा में दोष होता है, उपभोक्ता दोष कारित होता है, तो क्या करते हैं? अपने जिले के अंदर उपभोक्ता का दावा लगाते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, ये सारी जो फर्जी कार्रवाइयां हो रही है ना, उससे आपको सिंगल 1% डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मेरी तो छोड़िए, किसी भी लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें लगता है पैसा। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको टाइम भी देता है, आपसे बात भी करता है, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 बार उसको आपके फोन उठाने पड़ते हैं, आपके हर नोटिस का जवाब देना पड़ता है। मैं कहूंगा कि आप हमारे पूरे चैनल पे विजिट कर लीजिए। कभी भी आपको कभी भी किसी की कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तनाव लेने की कतई भी आवश्यकता नहीं है, कतई भी आवश्यकता नहीं है। साथियों, एक चीज समझनी है आपको, एक चीज, एनबीएफसी कंपनियां सेटलमेंट करती क्यों है? थर्ड पार्टी का रोल, रिकवरी का एजेंट का रोल, ये हरकतें ऐसी करते हैं ना कि कंपनियों को मजबूर होना पड़ता है सेटलमेंट के लिए। आप देखिए हमारी रिकॉर्डिंग, किसी भी रिकवरी एजेंट को उसकी एजेंसी का नाम पूछ लो, बताने से मना है, ये हमारी प्राइवेसी है। एम्प्लॉय आईडी पूछ लो, वो हम नहीं बता सकते। अरे मेरे भाई, अरे मेरी बहनों, होता क्या है, होता क्या है? यदि आप कोई एम्प्लॉय आईडी होती है, आपका कोई डॉक्यूमेंट है, वह पब्लिक करने के लिए होता है, छुपाने के लिए नहीं। और इन्हीं हरकतों की वजह से होते हैं लोन सेटलमेंट। 10% में लोन सेटलमेंट होते हैं, 15% में लोन सेटलमेंट होते हैं। आपने कई बार हमारे चैनल पे हमें रिकवरी एजेंट से बात करते हुए, उनके कलेक्शन मैनेजर से बात करते हुए, उनके एडवोकेट से बात करते हुए, फर्जी पुलिस, फर्जी वकील से बात करते हुए, असली पुलिस से बात करते हुए आपने हमारी रिकॉर्डिंग सुनी है। और जहां भी रिकॉर्डिंग हुई है ना, आपने एक बात देखी होगी कि हम हमेशा सब पे भारी पड़े हैं। ये प्राउड नहीं है, ये हमारा घमंड नहीं है, ये हमारा गरूर नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत। क्यों? क्योंकि हम सच के साथ हैं। क्यों? क्योंकि हम विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात में शिकार लोगों की आवाज उठाते हैं, और ये कंपनियां जो गलत करती है ना, उनका हम खुला पोस्टमार्टम करते हैं, खुला पोस्टमार्टम करते हैं। आप लोगों के दिमाग में एक डर बैठा हुआ है। हमने एक न्यू रिकवरी एजेंट की गाइडलाइन जारी की थी, रिकवरी एजेंट गाइडलाइन। हमने कहा था जो भी फोन आए उसको पहले ही बोल दो कि आप कॉल रिकॉर्डिंग मोड पर है, आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल की जा सकती है, कृपया सावधान रहे, चुने हुए शब्दों का प्रयोग करें। जब कोई रिकवरी एजेंट घर पे आता है, उसकी भी रिकॉर्डिंग मोड पे है, आप रिकॉर्डिंग मोड पर है, कृपया सावधान रहे, चुने हुए शब्दों का प्रयोग करें। यदि आप गैर कानूनी गतिविधि करते हैं तो आपको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाएगा। किस रिकवरी एजेंट की मजाल है कि वो ऐसा करे? आप पहले इंटीमेशन दे दो उसको
हमारे आशुजी अग्रवाल की तरह, जो कहते हैं मशहूर कर दूंगा। ध्यान रखना, क्योंकि टोटल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, टोटल फर्जीवाड़ा। तो साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह दूं कि जो इंसान मल्टीपल लोन के दलदल में धंसा है ना, सिर्फ 24 घंटे हमारे कुछ वीडियो देख ले। मैं तो कह रहा हूं, हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप भले ही ले ले, वो हमारे नॉर्मल वीडियो देख ले, इन सारे तनावों से मुक्त हो जाएगा, मुक्त। चाहे सेक्शन 25 का नोटिस हो, चाहे 138 का नोटिस हो, चाहे आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, चाहे प्रायर नोटिस हो, चाहे इंटीमेशन लेटर हो, चाहे इलीगल फंडिंग हो, चाहे आर्बिट्रेशन का एग्जीक्यूशन हो, चाहे बैंक आर्बिट्रेटर हो, बैंक फॉर आर्बिट्रेटर अकाउंट लिंक के मैटर में कह रहा हूं, चाहे रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट हो, चाहे इसी अकाउंट इंफॉर्मेशन हो, किसी भी ड्राफ्ट के अंदर ये जरूरी नहीं है कि एडवोकेट का होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आप हर चीज खुद कर सकते हो। इसीलिए किसी के 1-2 लोन होते हैं, हम कहते हैं हमारे चैनल मेंबरशिप पे चले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा वहां, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जो जितना डरेगा ना, उसको उतना डराएंगे बस। और अगर आपके लोन को की लास्ट EMI भरे 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है, तो आपको जरा भी डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, मान के चलिए साथियों। 2 दिन या 3 दिन अब हमारे कोई वीडियो नहीं आएंगे, यही वीडियो रहेगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को पूरा देखें, और आप किस कंटेंट पे कोई और नया वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पे हमारे वीडियो पोस्ट होंगे। और एक बड़ी चीज, मे भी पॉसिबल अब अगले महीने से हमारी कॉल बुकिंग सेवाएं बंद हो जाएगी। जो पुराने जुड़े हुए साथी हैं वो हमसे जुड़े रहेंगे हमेशा। इसी के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, और एक बात कहता हूं, मिस्ड कॉल फैसिलिटी शुरू की है हमने, जो कॉल बुकिंग में जुड़े उनके लिए। कोई भी दिक्कत है, दिन में लिख के भेज दो, नोटिस भेज दो, छोटा सा मिस कॉल कर दो, जितना जल्दी होगा जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।